गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, आदाब आदाब आदाब। कहिए जनाब, क्या हाल चाल है? फिट है, एनर्जेटिक है? क्या बात है, क्या बात है। राइजिंग पाकिस्तान को हम कहेंगे राइजिंग पाकिस्तान में वेलकम वेलकम वेलकम। एक जमाने में एक मुल्क पाकिस्तान का एक प्यारा सा छोटा सा गांव हुआ करता था। उस गांव का नाम था इस्लामाबाद। और फिर वो प्यारा सा छोटा सा गांव बड़ा होता गया और फिर और बड़ा होता गया। फिर उसकी शाहराहें, उसकी सड़कें, उसकी आबादी और उसके जनाब शॉपिंग मॉल्स, और वो फिर एक हंसता बसता गहमा गहमी वाला बड़ा सा शहर बन गया जिसमें बहुत सी ट्रैफिक हो गई। तो उस गांव के कुछ बासी थे जिनमें से एक मैं भी था। और हम जब 70s और 80s में अपने प्यारे शहर इस्लामाबाद, जिसको मैं प्यार से गांव उस वक्त कहा करता, अब जब मुड़ के देखता हूं तो गांव कहता हूं, हम जब मुड़ के देखते हैं तो मुझे बहुत याद आता है कि वो इस्लामाबाद की सड़कें और वो इसकी गलियां और वो इसका माहौल, वो इसकी मार्केटें, F6 की सुपर मार्केट या जना सुपर मार्केट। अब जब हम मुड़ के देखते हैं तो हमें वो वक्त बहुत याद आता है और हमें खुशी भी बहुत होती है कि हमारा प्यारा जो कैपिटल है, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल कैपिटल्स ऑफ द वर्ल्ड। पहली बात ये, और दूसरा ये कि ये बहुत वेल केप्ट पाकिस्तान की पहचान है, पाकिस्तान का फेस है पूरी दुनिया के सामने कि भाई देखो इतना प्यारा शहर है हमारा इस्लामाबाद। लेकिन इसकी तरक्की में और इसके ख़ास तौर पे इसकी कल्चरल इसका एक किरदार बनने में हर शहर का अपना कल्चरल कैरेक्टर भी होता है। उसके अंदर CDA का ज़ाहिर है बहुत बड़ा और बहुत ही अच्छा हाथ है। और उसके अंदर कुछ लोग हैं जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी जो है इस शहर को, इसके टूरिज़्म, इसके कल्चर, इसकी सफाई, इसके उस फेस को तैयार करने में, जो कि छोटा सा मुन्ना सा ये शहर था। शहरों को 100-150 साल लग जाते हैं अपना कैरेक्टर बनाने में। इस शहर ने बहुत जल्दी अपना कल्चरल कैरेक्टर बनाया और उसमें जो लोग कार फरमा रहे हैं उनमें से एक आज हमारे मेहमान बनेंगे और उनका नाम है सनाउल्लाह अमान, और हमारे बड़े प्यारे दोस्त भी हैं और इन्होंने बड़ी एक्टिव ज़िंदगी गुजारी CDA के अंदर, और पिछले 30-35 साल के अंदर इस प्यारे से गाँव-नुमा शहर को एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का शहर अब बना दिया है। तो आज आते हैं ना ज़रा सना साहब, तो उनसे मैं सबसे पहले तो ये गिला करूँगा ना कि हमारा प्यारा इस्लामाबाद, वो खामोश खामोश सड़कें अब हमें याद आती हैं, लेकिन वी आर सो प्राउड ऑफ द फैक्ट कि इस्लामाबाद इज़ वन ऑफ द लीडिंग कैपिटल्स ऑफ द वर्ल्ड। तो सनाउल्लाह अमान से आपकी मैंने मुलाकात करानी है। और क्या है जी आज हमारे पास, आज हमारे साथ होंगे मुस्तफ़ा, और मुस्तफ़ा आज सबिया खानम साहिबा, पाकिस्तानी सिनेमा का एक बहुत बड़ा नाम, उनको ट्रिब्यूट देने चाह रहे हैं। उनके कुछ हम आपको गाने सुनवाएंगे, उनकी कुछ लाइफ हिस्ट्री, उनके करियर बात करेंगे। सो फिल्मी खेलेंगे आज ज़रा मुस्तफ़ा के साथ। तो तैयार हो जाएं हमारे फिल्म बीन और सबिया खानम के फैंस। इसके अलावा क्या है जी, इसके अलावा ट्रेनर काशिफ होंगे, और ट्रेनर काशिफ जो है वो लोअर बॉडी वर्कआउट हमें लेके उसको चलेंगे। एक सीरीज़ हमने कल से शुरू की, खासतौर पे उन ख़वातीन की फरमाइश पे जो घरों में होती हैं, जो जिम नहीं जा सकती हैं, जो पार्क्स में नहीं जा सकती हैं। उन्होंने कहा कि हमें बिल्कुल सिंपल आसान सी एक्सरसाइजेज बताएं गुरु काशिफ। तो काशिफ आज हमें कुछ लोअर बॉडी की एक्सरसाइजेज बताएंगे जिससे आप तवाना भी हो सकते हैं और आपका वेट लॉस भी हो सकता है। रेबेका होंगी, रेबेका लेके आएंगी 3 अच्छी खबरें, गुड न्यूज़। और अभी मेकअप रूम में रेबेका तैयार हो रही थी तो मैंने कहा ज़रा खबरें बताओ क्या सीन है। इतनी ज़बरदस्त, मज़ेदार, इतनी मोटिवेटिंग खबरें हैं कि एकदम से शुगर लेवल भी ऊपर चला गया मेरा और थोड़ा सा फील गुड फैक्टर आ गया। तो आपको भी सुनवाएंगे एंड यू विल फील रियली गुड, चाहे आप हमें सुबह में देख रहे हैं या शाम में देख रहे हैं। इसके अलावा क्या है जी, इसके अलावा मेरे बहुत ही प्यारे क्लास फेलो अरजान आज आ रहे हैं, और अरजान ने कहा कि तौसीक अंकल बात यह है कि पाकिस्तान एक एग्रो बेस्ड इकॉनमी है, हम एक ज़रई मुल्क हैं और हमारी पहचान है, ज़राअत हमारी पहचान है, कुछ फसलें हमारी पूरी दुनिया में पहचान है। तो आज मैं ज़रा पाकिस्तान के एग्रीकल्चर के सीन को ज़रा ऑन करने लगा हूँ आपके शो में। मैंने कहा मोस्ट वेलकम। तो अरजान बहुत अच्छी रिसर्च करके लाते हैं, मुझे बड़ा मज़ा आता है उनके साथ सेगमेंट करने का। तो आज अरजान आ रहे हैं राइजिंग पाकिस्तान में, ये है सब। आज मेरी टीम के पास आपके लिए चल के लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो विल स्टार्ट फ्रॉम अरजान एंड देन मूव ऑन।
मैं बहुत चालाक इंसान हूँ। भाई पहले वक्तों में पूरी पूरी किताब पढ़ा करते थे, इंफॉर्मेशन हासिल किया करते थे, नॉलेज हासिल किया करते थे। मैंने कहा अब किसके पास वक्त है। राइजिंग पाकिस्तान के अंदर एक सेगमेंट बनाते हैं और अपने क्लास फेलोज को काम देते हैं कि वो पढ़ें, रिसर्च करें और आके 7-8 मिनट में हमें जनाब लुब्बे लुबाब हमारे सामने रखें कि ये मेरी रिसर्च का ये जनाब हासिल वसूल है। और उस 7-8 मिनट में आप वो सारा काम कर सकते हैं, सिर्फ सुन के अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन को बढ़ा सकते हैं, जो आपको किताबें या बहुत सी ऑनलाइन जाके रिसर्च करके करना पड़ता है ना। मतलब स्मार्ट थिंकिंग। इसलिए हम कहते हैं कि ये जो मेरा जो फेवरेट सेगमेंट है राइजिंग पाकिस्तान का, इसको आप फॉलो किया करें। सिर्फ इस वजह से नहीं कि इसमें हमारे यंग पाकिस्तानी, हमारे प्यारे प्यारे बच्चे आते हैं और हमें मतलब बड़े कॉन्फिडेंस के साथ प्रेजेंटेशंस दे रहे होते हैं। इसके अंदर ऐसा नॉलेज है, ऐसी इंफॉर्मेशन है कि जो आप जाने तो ज़िंदगी में कहीं बात, वो कहते हैं 4 बंदों में बैठ के बात कर सकते हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको काम आएगी। मेरे साथ मेरे क्लास फेलो अरजान आज मौजूद है और आज क्या टॉपिक है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एग्रीकल्चर आज का टॉपिक है। एग्रीकल्चर, अच्छा जी, क्या सीन है? तो एग्रीकल्चर के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा कि जो एग्रीकल्चर की टाइप्स होती हैं और एग्रीकल्चर बेसिकली होती क्या चीज़ है और इसको टेक्नोलॉजी ने किस तरह इवॉल्व किया है और बाकी सारी चीज़ें एग्रीकल्चर से रिलेटेड। देखिए एग्रीकल्चर का लफ्ज़ सुनते ही मुझे तो अपना वो पता नहीं दूसरी तीसरी का कायदा याद आ जाता है। उर्दू की किताब के अंदर ना एक बैल, 2 बैल लगे हुए हैं, पीछे हल है और एक हारी किसान जो है वो हल को चला रहा है। लेकिन अब मेरे ख्याल है एग्रीकल्चर के कॉन्सेप्ट्स अरजान बदल गए हैं। जी, अब एग्रीकल्चर पूरी तरह से चेंज हो चुका है और वो मैं आपको अपनी स्लाइड्स में एक्सप्लेन करूंगा। एग्जैक्टली। चलें जी, अरजान की स्लाइड्स प्ले करते हैं। क्या सीन है जी आज की प्रेजेंटेशन का? ज़राअत, एग्रीकल्चर को बच्चे उर्दू में कहते हैं ज़राअत। तो एग्रीकल्चर से जो मिट्टी होती है उसको पानी देना और उस पर फसलें उगाना नहीं होता। एग्रीकल्चर में और भी बहुत सारी चीज़ें शामिल होती हैं, जैसे कि आगे जो स्लाइड में आपको एक्सप्लेन करूँगा वो सारी चीज़ें एग्रीकल्चर में शामिल होती हैं। फार्मिंग टाइप्स, सबसे पहले आती है एरेबल फार्मिंग। एरेबल फार्मिंग की वो टाइप होती है जिसमें खाना उगाया जाता है, जैसे खाना और कभी कभी नॉन फूड क्रॉप्स, यानी कि जो खाना नहीं होता, जैसे कि कॉटन नॉन फूड क्रॉप है लेकिन वो एरेबल फार्मिंग में आती है। और वैसे ज़्यादातर लोग समझते हैं कि कॉटन को आप खा नहीं सकते, लेकिन कॉटन डायरेक्टली तो नहीं खाते, लेकिन कॉटन की जो सीड होती है उससे सीड ऑयल बनता है। ओके ओके। तो वो भी एक तरह से, हाँ, लेकिन जब वो फूल बन जाता है, जब वो कपास की शक्ल इख्तियार कर देता है, फिर वो कॉटन की, फिर वो नॉन एडिबल नहीं, फिर भी जब वो बन जाते हैं उसके अंदर एक सीड होती है, छोटी सी सीड उसके अंदर रहती है। जी सब, जब आप उसके सारा मतलब फूल से जो चीज़ें होती हैं वो उतार देते हैं, पीछे एक सीड बचती है, उससे सीड ऑयल बनता है। उससे सीड ऑयल बनता है। और एरेबल फार्मिंग में और भी चीज़ें शामिल होती हैं। जी, अगली स्लाइड पे चलते हैं, जरा देखें और क्या कहानी है। फॉरेस्ट्री फार्मिंग। फॉरेस्ट्री फार्मिंग, अच्छा तो ये होता है फॉरेस्ट से ये बनना है फॉरेस्ट्री फार्मिंग। तो इसमें जो है ना फॉरेस्ट को उगाया जाता है, उनको कट किया जाता है और उससे जो फ्रूट्स वगैरह बनते हैं और उनको एक्सपोर्ट किया जाता है, उनको यूज़ किया जाता है अपनी कंट्री में। अच्छा, ज़्यादातर लोग समझते हैं कि फॉरेस्ट जो है ना सिर्फ अपने इन्वायरमेंट के लिए बेनिफिशियल होते हैं और बस उनका वही काम है, लेकिन नहीं, वो हमारी इकॉनमी को भी हेल्प करते हैं। एग्जैक्टली लेकिन एक इंटरनेशनली एनवायरमेंटल फ्रेंडली लोग जो हैं वो इस बात पे भी बहुत ज़्यादा बात करेंगे फॉरेस्ट्स को। ठीक है, लकड़ी की यूटिलिटी के लिए आप दरख्तों को काटते हैं, लेकिन फिर उतने या उससे ज़्यादा दरख्त उगाए भी जाने चाहिए, वरना तो फॉरेस्ट्स खत्म हो जाएंगे और बस फिर हम हाथ मलते रह जाएंगे, है ना। सो ये जो भी आपने हमें तस्वीर दिखाई कि बहुत से दरख्त कटे हुए थे, ठीक है, लेकिन दरख्त नए लगने भी चाहिए। और जो ये दरख्त काटे जाते हैं, गवर्नमेंट ज़्यादातर ऐसा करती है, जो मतलब गवर्नमेंट की तरफ से काटे जाते हैं दरख्त, वो फिर से उनको उसी जगह पे रीग्रो कर देती है। एग्जैक्टली। तो दरख्तों की चोरी और इन सारी चीज़ों पे बहुत से ममालिक और पाकिस्तान भी बहुत पेश है और इसके हवाले से काम हो रहा है। जी, आगे क्या है जी? फिश फार्मिंग। अच्छा, अब फिश की जो अभी मैंने फॉरेस्ट्री के बारे में बताया, और ये जो फिश फार्मिंग होती है ये भी एग्रीकल्चर के अंदर ही आती है। मैंने आपको बताया था कि वो सिर्फ फसलें काटना नहीं होता। अच्छा, फिश फार्मिंग भी एग्रीकल्चर का ही एक हिस्सा है एक तरह से। अच्छा, जो चीज़ें आप जो फ्रूट्स को इन्वॉल्व करती हैं और जो खाने को आपके जो डाइट होती है उस पर इन्वॉल्व होती हैं और आपकी इकॉनमी को भी बेनिफिट करती हैं, वो ज़्यादातर चीज़ें एग्रीकल्चर में काउंट होती हैं। ओके। तो फिश फार्मिंग भी एक तरह से एग्रीकल्चर है, क्योंकि उनको आप जब मछलियाँ पकड़ के उनको पकाते हैं, उनको खाते हैं, खुद भी खाते हैं, उनको एक्सपोर्ट भी करते हैं, और ये सारी चीज़ें फ़िश फार्मिंग, इसलिए ये एग्रीकल्चर का भी एक टाइप है फ़िश फार्मिंग। और जो कंट्रीज़, जैसे कि कुछ कंट्रीज़ हैं वो सी को डायरेक्टली टच नहीं करते, वो बाहर से फ़िश मंगवा के उनकी प्रोडक्शन को, मतलब उनको नंबर में बढ़ाते हैं, जो कम फ़िशेस मंगवा के उनको रिप्रोड्यूस करते हैं, उनको बढ़ाते हैं और फिर अपनी फ़िशेस से खाते हैं, क्योंकि
बाहर से अगर फिशेस मंगवाएंगे तो महंगी भी पड़ती हैं और उसमें जो है ना थोड़ी सी सहूलियत भी कम होती है, बाहर कंट्रीज दे ना दे। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा जी, आगे क्या है? पोल्ट्री फार्मिंग। अच्छा, पोल्ट्री फार्मिंग वैसे एक बहुत फ्लरिश हुआ बिजनेस है और पाकिस्तान में भी बहुत आजकल ये चल रहा है। तो पोल्ट्री फार्मिंग होता है गाय भैंस और भेड़ बकरियां जो होती हैं, इनसे दूध वगैरह निकलना। लाइव स्टॉक की कैटेगरी में लाते हैं, और पोल्ट्री जो है वो बेसिकली जो हमारी इसको कहते हैं मुर्गबानी, यानी मुर्गियां पालना जो है। मुर्गियां पालना है, उनसे अंडे लेना, दूध वगैरह, ये सारे पोल्ट्री में आते हैं। मुर्गियों का दूध कहाँ से लेते हैं? मुर्गियों के अंडे। हाँ, मैंने कहा यार ये इतनी साइंस तरक्की कर गई है। ब्रेकिंग न्यूज हम आपको देखने जा रहे हैं कि अब पोल्ट्री के अंदर मुर्गियों का दूध भी आपको मुहैया होगा। लेकिन यू आर एब्सोल्युटली राइट, भैंसों का दूध, बकरी का दूध, लेकिन मुर्गी के अंडे। अच्छा जी, आगे चले। हाँ, लाइव स्टॉक फार्मिंग जिसका भी हम जिक्र कर रहे थे। अब इसमें आता है वो गाय भैंस का मतलब उनको भेड़ बकरियां पालना, उनको उगाना और फिर उनको ज़िबा करके गोश्त वगैरह, उनसे वो लाइव स्टॉक फार्मिंग में आता है। भाई आज अरजान मेरे नॉलेज में इतना इजाफा कर रहा है कि मुर्गियों का दूध और भेड़ बकरियां उगाना, मतलब हमने तो दरख्त उगाना भाई आज अरजान इस वक्त ऐसे रेटिंग तेरी ऊपर जा रही है जगह, बिल्कुल तो बेफिक्र हो जा। तूने आज मुर्गियों का दूध और भेड़ बकरियां जो उगाई है ना, इन्होंने सीन ऑन कर दिया। अच्छा जी, आगे क्या सीन है? ओके, पाकिस्तान रैंकिंग एज प्रोड्यूसर एंड सप्लायर। ओके, अच्छा, पाकिस्तान जो चीज़ें बनाता है उसमें बहुत सारी, क्योंकि मैंने बताया कि पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें वो बनाता है। तो उनमें से कुछ की रैंकिंग ये है। चिकपी में 3rd आता है, कॉटन में जो प्रोडक्शन होती है पाकिस्तान की उसमें 4th है, शुगर केन में 5th है, और इसी तरह अनियन में 7th है। फिर वीट में और मैंगो का आजकल सीज़न बहुत ज़्यादा है तो उसमें 4th आता है, और वीट में 7th और राइस में 11th पोजीशन में आता है पूरी दुनिया में। ऑलराइट, यानी कि बहुत सी हमारी ऐसी फसलें हैं, बहुत सी ऐसी क्रॉप्स हैं जिसमें हम टॉप 5 और टॉप 10 के अंदर प्रोडक्शन के अंदर आते हैं। और पूरी दुनिया में हमारा मतलब नाम जो है वो होता है कि मेड इन पाकिस्तान। कॉटन अक्सर आप देखें तो सिर्फ कॉटन, कपड़ा नहीं, सिर्फ कॉटन में लिखा होता है मेड इन पाकिस्तान या इम्पोर्टेड फ्रॉम पाकिस्तान पूरी दुनिया में। एग्जैक्टली। अच्छा जी, कोई और स्लाइड है या कहानी होगी खत्म? नहीं जी, जेनेटिक ये तो अब अंग्रेजी शुरू हो गई। अच्छा, इसका क्या मतलब है भाई? अच्छा, जेनेटिक इंजीनियरिंग आजकल साइंस ने इतनी मतलब एडवांसमेंट कर ली है कि जो आपकी प्लांट्स की जो जीन्स होती है, आप उनके साथ जीन्स यानी कि उनकी जो खून होते हैं उनके साथ आप खेलते हैं। अब उनको आप इस तरह चेंज कर देते हैं खून को कि वो नंबर में ज़्यादा बनती हैं और उन फसलें कम टाइम में ज़्यादा उग जाती हैं। एग्जैक्टली। हमने सुना है कि एक मौसम में दो फसलें आप कर रहे हैं और उनकी प्रोडक्शन ज्यादा हो रही है। और जो केमिकल फर्टिलाइजर्स वगैरह बनते हैं उनसे भी ये प्रोडक्शन तेज होती है, तो वो भी एक तरह से जेनेटिक इंजीनियरिंग में। यानी अरजान गए वो वक्त जो हम कहते थे कि बस हारी ने बीज बोया, फिर उसकी आबियारी की, फिर बारिशों का इंतजार किया, फिर धूप का इंतजार किया, फिर वो फसल जवान हुई, फिर उसको काटा। अब तो वो टेक्नोलॉजी और साइंस ने जो रेवोल्यूशन एक आ गया है एग्रीकल्चर के अंदर। एग्जैक्टली। अच्छा जी, क्या आगे है जी हमारे पास इस प्रेजेंटेशन में अरजान की? रोबोट्स, और साथ साथ हम जल्दी से पढ़ भी लें। टेम्परेचर, मॉइस्चर सेंसर्स, एरियल इमेजेस, मोबाइल एग्रीकल्चर, इनको जरा जल्दी कवर कर लो क्योंकि टाइम हमारे पास। अच्छा, रोबोट्स इंसानों की जगह ले रहे हैं, किसानों की जगह ले रहे हैं, वो रोबोट्स काम कर लेते हैं। मोबाइल एग्रीकल्चर उसमें लिखा हुआ था, तो वो मोबाइल से मतलब मोबाइल के एक क्लिक से आपकी पूरे फसल को पानी दे देती हैं, और जो उसमें क्वांटिटी होती है सॉइल में न्यूट्रिएंट्स की उसको देख लेते हैं। और एरियल इमेजेस मतलब पूरी फसल, अगर कोई बहुत बड़ा एरिया किसान के लिए मुश्किल हो जाता है उस एरिया को देखना, तो एरियल इमेजेस ऊंचे एक हाइट से ले ली जाती हैं और फिर वो पूरी अपनी जो फसल होती है उसकी ड्रोन कैमरास के साथ भी पूरे आप अपने इमेजेस ले सकते हैं। पूरी जो है ना फसल की वीडियोस बना के ले आता है कैमरा। एग्जैक्टली। और यहाँ पे मैं जरूर जिक्र करता चलूँ कि हमारा जो महकमा मौसमियात है, जो हमारा मेट ऑफिस है, जो जिसको मेट्रोलॉजिकल ऑफिस कहते हैं, उनकी जनाब उनकी एप्स हैं और उनके फेसबुक पेज पे और उनकी वेबसाइट पे जाके हमारे जो किसान भाई हैं, हमारे जो फार्मर्स हैं, वो बहुत सा फायदा हासिल कर सकते हैं और करते हैं। मतलब कि कब बारिश होगी, कब बारिश नहीं होगी, गॉन आर द डेज के पूरी दुनिया में एक मजाक भी, जोक्स भी होते थे ना कि अगर महकमा मौसमियात ने कहा कि कल सुबह बारिश होगी चकवाल में, तो समझ जाएंगे बारिश नहीं होगी। लेकिन अब बहुत एक्यूरेट आपको मेट ऑफिस से इंफॉर्मेशन भी मिल सकती है। और मेट ऑफिस के कुछ दोस्तों से हमारे शो में मुलाकात हुई लास्ट ईयर, तो वो बता रहे थे कि पाकिस्तान के बहुत से फार्मर्स
एक्चुअली सब्सक्राइब किए हुए हैं और वो टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं मैच ऑफिस की अपनी फार्मिंग के लिए। उन्होंने कब बीज डालना है, कब फसल काटनी है, कब बारिश होगी, कब नहीं होगी। तो यू आर एब्सोल्युटली राइट कि ये स्मार्टफोन और टेक्नोलॉजी ने ना हमारे एग्रीकल्चर को बहुत फायदा दिया। जी, और एक और चीज़ भी ऐड करना चाहूँगा कि ये जो आप बता रहे हैं मतलब टेक्नोलॉजी ने किस तरह इवॉल्व किया है। मतलब कुछ लोग आपने सुना होगा कि सिर्फ अपनी फैमिली और अपनी नीड्स को पूरे करने के लिए एक फार्म उगाते हैं और उसमें इतनी टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व नहीं होती, क्योंकि वो जो लोग होते हैं वो सिर्फ अपने खाने के लिए हो रहे होते हैं, उनको इतना फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो बड़े बड़े जो फार्म होते हैं जो पूरी मुल्क के लिए जो बेनिफिशियल होते हैं, उनमें इस तरह की टेक्नोलॉजीज यूज होती हैं। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। तो बहुत अच्छा भाई प्रेजेंटेशन थी तुम्हारी अरजान, जीते रहो, खुश रहो, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। हम चल के लेंगे राइजिंग पाकिस्तान में एक छोटा सा ब्रेक से जब वापस आएंगे तो मेरे साथ होंगी रिबेका अब्दुल हमारे लिए लेकर आएंगे। जैसा कि मैं प्रोग्राम के आगाज में आपको बता रहा था, 3 मजेदार अच्छी गुड न्यूज, और आपने रेटिंग करके बताना कि इन 3 में से आपकी फेवरेट कौन सी है। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। अपने एनर्जी लेवल्स और अपने मोटिवेशन लेवल्स को ऊपर ले जाइए, इसलिए कि आगे हमारे साथ रिबेका और लेके आई हैं आपके लिए 3 अच्छी खबरें गुड न्यूज़ के सेगमेंट में। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग, वालेकुम अस्सलाम। तौसीफ, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन थोड़ा सा ना खुश हूँ क्योंकि वक्त बहुत कम है आज हमारे और पास मुकाबला बड़ा सख्त हो गया और खबरें बहुत अच्छी हैं, इसलिए जल्दी सुनाएं। बढ़ते आज की पहली गुड न्यूज़ की जानिब। साहिल की हवा हो और पानी की लहरें हों तो ये जो है किसी को भी फ्रेश कर सकती हैं, और जब आपका मूड फ्रेश होता है तो आपको अगर पढ़ने को किताबें मिल जाएं तो क्या ही बात होती है। हम आपको बताते हैं गवादर में साहिल पे एक कंटेनर में लाइब्रेरी कायम की गई है जिसमें मुख्तलिफ टॉपिक्स की बुक्स रखी गई हैं, और इस लाइब्रेरी के साथ यहाँ के मकामी अफराद, स्टूडेंट्स और सयाहों के साथ साथ मकामी माहीगीर भी इस्तेफादा कर सकते हैं। आप लाइब्रेरी के अंदर बैठकर भी पढ़ सकते हैं किताब को, और साहिल पर बैठकर भी। आप जब भी गवादर जाएं तो इस लाइब्रेरी को ज़रूर विज़िट करें। और तो एक बड़ी अच्छी बात यह है कि आप इस लाइब्रेरी को जो है वो बुक्स डोनेट भी कर सकते हैं। अरे वाह भाई, इससे मैं तो कहता हूँ अच्छी खबर हो ही नहीं सकती। दिन का आगाज आपने इतना अच्छा किया, और किताब लेके आके साहिल समंदर पे है ना, रेत में पाँव ऐसे डाल के और बैठ के किताब पढ़ना बहुत ही पुरलुत्फ तजुर्बा है, जिसकी मंजरकशी आपने कर डाली है, और ये इसको एक्चुअल तजुर्बे में लाना पड़ेगा। अब तो बनता है लेकिन साथ ही साथ मैं कहना चाहूंगा कि कंटेनर के लाइब्रेरी के लिए कंटेनर के इस्तेमाल वाला आइडिया भी बहुत अच्छा है, बहुत ही यूनिक है। सो ये गवादर मेरा ख्याल है 2-3 चीजों में बड़ा सीन ऑन हुआ है गवादर का, वो जो क्रिकेट ग्राउंड हमारा है। यस, देखें उसके बाद ये खबर, और एक अच्छी चीज़ ये तौसीक, यूनिक चीज़ें हो रही हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि पहले से जो चीज़ें एक्सरसाइज में है वो हो रही हैं, कुछ नया हो रहा है। तो भाई पाकिस्तान के किसी दूसरे इलाके में भी ये कंटेनर के अंदर लाइब्रेरी बनाने वाला एक्सपीरियंस जो है, एक्सपेरिमेंट जो है, ये कोई करे भाई। हमने तो आपको बस आइडिया दे दिया। सर, जो सेकंड गुड न्यूज़ है तौसीक, वो भी बहुत अच्छी है। ख्वाजा सरा हमारी आबादी का अहम हिस्सा है, लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ पर ज़्यादातर ख्वाजा सरा जो हैं वो अनपढ़ रह जाते हैं, और इसी के साथ साथ मुआशरती रवैयों से जो है अक्सर और बेशतर जो है उनके हालात जो है ख़ासे मखदूश होते हैं। लेकिन अच्छी खबर ये है कि सरकारी मुलाजमत में ख्वाजा सराओं को 2% का कोटा दे दिया गया है, और पंजाब में ख्वाजा सराओं के म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और यूनियन काउंसिल में मौजूद खाली पोस्ट पर तैनात किया जाएगा। एग्जैक्टली और देखें कि हुकूमती सतह के ऊपर जब इस तरह के इनिशिएटिव्स होते हैं ना, तो आहिस्ता आहिस्ता फिर माशरे के रवैये भी बदलने लगते हैं। ये वही बात है कि अंडा पहले या मुर्गी पहले, कि पहले माशरे के रवैये बदलेंगे तो फिर क्या सरकारी सतह पे इनिशिएटिव्स होंगे। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि पिछले तकरीबन 10 नहीं तो कम से कम 5 साल के अंदर ये दोनों चीज़ें हैंड इन हैंड गई हैं। बहुत से सरकारी इदारों में, बहुत से प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर हमारी ख्वाजा सरा कम्युनिटी के अफराद को जॉब्स दी गई हैं, और वो बड़े सीरियसली ज़बरदस्त किस्म का काम कर रहे हैं। सो ये इनिशिएटिव भी उसी सिलसिले की कड़ी है। बहुत ही खुशहाल खबर। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड से। बढ़ते हैं आज की लास्ट गुड न्यूज़ की जानिब। तौसीक, क्या आपने कभी सोचा है कि जानवरों को कभी भी इंसानों की तरह मसनूई आज़ा जो है वो लगाया जा सकता है? अच्छा, यानी मसनूई आज़ाद जानवरों को? यस। हाँ, कभी सोच सकते हैं आप? सोच तो सकता हूँ, लेकिन वो मुझे ये हो रहा है कि वो तस्वीरों में देख के पता चलेगा कि फिर वो जानवर उसको हैंडल कैसे कर रहा है।
हम आपको बता रहे हैं ना, बिल्कुल जी हाँ, ऐसा मुमकिन है। आपको मिलवाते हैं मोशा से, जो कि एक हाथी हैं जिसकी टांग माइन पर पैर रखने की वजह से जिस्म से अलग हो गई थी, जिसके बाद इसको थाईलैंड में मौजूद दुनिया के वाहिद एलिफेंट हॉस्पिटल में ले जाया गया और वहाँ किसी जानवर के लिए पहली बार मसनूई टांग तैयार की गई। टांग लगने के बाद मोशा आराम से चल फिर सकती हैं और ये लगाए जाने वाली टांग जो है वह वक्त ज़रूरत उतारी भी जा सकती है। अरे, और आप देखिए कि वो ये वाली तस्वीर जो है ना, अब ये इस कदर खुशाइंद है और मेरा ख्याल है कि इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर जो भी डॉक्टर्स या जो भी जो स्टाफ होगा वो इतनी मीठी और सुकून की नींद सोता होगा ना कि एक बेज़बान को हमने कंफर्ट दी है। वरना हाथी, अब ये जो मोशा जो हथनी है, अब उसका वजन इतना ज्यादा है कि आप 2 मिनट के लिए सोचिए कि अगर उसको टांग ना लगाई जाती तो मेरा ख्याल है उसकी जिंदगी बहुत मुख्तसर हो जाती, क्योंकि इतना वजन लेके वो 3 टांगों के ऊपर अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकती थी। आई गेस चलना फिरना ही नामुमकिन हो जाता। बिल्ली या कुत्ते के अक्सर हम देखते हैं कि कोई टांग जख्मी हो गई है या एक नाकारा हो गई है, वो फिर गुजारा कर लेती है, बिल्ली या कुत्ता गुजारा कर लेता है, लेकिन हाथी का हुजुम इतना ज्यादा है, उसका वजन इतना ज्यादा है कि उसके लिए गुजारा करना नामुमकिन था। भाई बड़ी जबरदस्त खबरें रिबेका, तीनों रेटिंग तीनों में से नंबर 1 हाँ, वो आज तो किड सेगमेंट में सिलसिला हो गया ना, सिलसिला हो गया। अरजान की रेटिंग तो सबसे ऊपर जा ही रही है, लेकिन उसके बाद 2, 3, 4 बता दे। मेरे ख्याल में तो कंटेनर वाली खबर, गवादर वाली, और मुझे तौसीक लग रहा है ये जो सेकंड थी ना ख्वाजा सलाम वाली, वो भी बहुत जबरदस्त। हाँ, अपनी जगह तो तीनों ही खबरें बहुत अच्छी हैं, लेकिन थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे, जीती रहिए। हम राइजिंग पाकिस्तान में चल के लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो गुरु काशिफ हमारे साथ होंगे, और काशिफ आज आपको बहुत ही बेसिक, बहुत ही सहल आसान लोअर बॉडी यानी निचले जिस्म के निचले हिस्से की कुछ एक्सरसाइजेस बताएंगे। तैयार हो जाइए। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। ट्रेनर काशिफ मेरे साथ मौजूद हैं और लेकर आए हैं आपके लिए आज लोअर बॉडी का कुछ वर्कआउट। उठ जाएं, ये देखने से फायदा नहीं होता, काश के सिर्फ देखने से ही फायदा होता। आपने हमें ज्वाइन भी करना है। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो भाई क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक। जब भी लोअर बॉडी की बात आती है तो उसका मतलब होता है कि आपकी टांगें, ठीक है, टांगों में कूले भी आ जाते हैं, ठीक है, और टांगों में आपकी पिंडलियाँ भी आ जाती हैं। तो जो सारे मसल्स हैं बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, उनके अंदर स्ट्रेंथ हमारा फोकस है आज कि हम हमारी जो ख़ास तौर पे माएँ बहनें हैं उनकी टांगों की मजबूती के लिए आज हम गामजन होंगे वर्जिश के ज़रिए। बिल्कुल ठीक, ताकि वो अपने जो जितने भी काम करती हैं रोज़मर्रा ज़िंदगी में उनको बेहतर तरीके से सर अंजाम दे सकें। और बेसिक हमारी वो बहनें जो कि जिम नहीं जा सकती, जो पार्क्स में जाके एक्सरसाइज नहीं कर सकती, वो घरों में ही बेसिक से कुछ टिप्स के साथ अपने आप को हेल्दी और फिट रख सकते। हाँ जी, और इसकी जो इम्पैक्ट है, इम्पैक्ट की जब मैं बात करूँ तो जो उसकी स्पीड है, जितना तेज़ी से मैं करूँगा आप उसी मुनासबत से आप उसको आराम से भी कर सकते हैं। तो कर्टेसी लंजेस हमारी पहली एक्सरसाइज। हमने क्या करना है कि अगर आप जंप कर सकते हैं तो आप जंप कीजिए, वरना मैं इसका ऑल्टरनेट भी बताता हूँ। आपने स्विच करना है, अब मूवमेंट है बैक एंड फोर्थ, और उसके साथ आपने क्रंच कर रहे हैं, लंच कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन एंगुलर लंच कर रहे हैं। 12 से 15 रेपिटेशंस करेंगे, 4 सेट्स करेंगे, ठीक है। और अगर जंप ना करना चाहें तो आप बिल्कुल आराम से नाइस एंड कंट्रोल वापस आएंगे पोजीशन पे। बिल्कुल आपने पोजीशन लेनी है, टाइम लेना है, वापस आएंगे नाइस एंड कंट्रोल, इजी, एहतियात के साथ खड़े हुए, फिर टर्न लिया, 4 सेट्स करेंगे इसके। परफेक्ट, ठीक हो गया। तो यानी कि कर्टेसी लंजेस, बैक कर्टेसी लंजेस के 2 ऑप्शंस आपको जी ट्रेनर काशिफ ने इम्पैक्ट आप खुद उसका इख्तियार कर सकते हैं और सहारा ले सकते हैं, किसी भी चीज़ को पकड़ के किसी दोस्त का सहारा ले सकते हैं। अच्छा, इसके बाद हमारी अगली एक्सरसाइज है जिसमें हमने लैटरल करना है, नाइस एंड कंट्रोल, वापस आना है और आपने टच करना है किक करके, ठीक है। ये अगर आप ये एक्सरसाइज हमें साइड वेज करके दिखाएं काशिफ तो वो बहुत ही मुनासिब रहेगा। हाँ, किस एंगल पे जाऊँ जो आप आज मैं आपकी बात मानूंगा, आप बताएं। करके भी दिखाएंगे ना ये और ना ये ऐसे कोई दरमियानी रास्ता इख्तियार करो, ऐसे, ये ठीक है, कोई 45 ऑलमोस्ट ठीक हो गया। इस ब्लू मैट का 45 का
ठीक है। एंगल ये ठीक है। अच्छा अब हम ये जाएंगे और हम वापस आएंगे, आपने किक करना है। अब आपकी रेंज ऑफ मोशन जो है वो यहाँ भी हो सकती है, कोई मसला नहीं है, यहाँ भी हो सकती है, कोई मसला नहीं। बहुत सारे लोगों की यहाँ भी हो सकती है, कोई मसला नहीं है। तो आपने लैटरल किया, लेग थोड़ी सी स्ट्रेट की, एक्सटेंड की, टच किया। और शायद 12 to शुरू 15 में repetitions। काशिफ बहुत ये दुश्वार लगेगी। आप अपनी टांग को उठाना और उसको टच करना, आप कहें तो मैंने जिंदगी में कभी किया ही नहीं, क्योंकि आपने अपने जिस्म को आदी ही नहीं किया इन कामों के लिए, तो उसके लिए तो बिल्कुल नई नई कहानी। आदी होने की बात हो रही तो हम तो वैसे बैठ के भी थक जाते हैं, एग्जैक्टली। वैसे तो हम चहलकदमी कर करके भी थक जाते हैं, वैसे तो हम खड़े होकर के भी थक जाते हैं, ये तो एक नॉर्मल स्टेट है। तो वर्जिश हम क्यों करते हैं? वो इसलिए करते हैं ताकि हम जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमारे एंगल्स और फॉर्म होती है या जो आदत होती है उसको वर्जिश के ज़रिए, कसरत के ज़रिए पट्ठों को मजबूत करना हमारे, ताकि उसकी एक हाई लेवल पे जो हम इंटेंसिटी की बात करते हैं, शिद्दत की बात करते हैं, वो बर्दाश्त की बात करते हैं, ट्रेनिंग मेथड की बात करते हैं, उसके ज़रिए आपका जो दौरानिया है, वो जो आदत है, वो आदत क्या बनती है? आपका मुकद्दर बन जाती है, जिसकी पहले बात कर चुके हैं हम। अच्छा जी, ये दोबारा से, ठीक है। ये अब चाहें तो आप एक टांग पे स्विच कर सकते हैं, मतलब ये है स्विच नहीं कर सकते हैं, एक टांग पे बार बार कसरत कर सकते हैं, या आप स्विच कर सकते हैं, ऑल्टरनेट कर सकते हैं। किस तरीके से? ये इस तरीके से वापस आए, लंच किया और अदर लेग। लेकिन मैं अगर करूं तो मैं पहले एक टांग को कंप्लीट करूं। क्यों आप अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं अपने आप? नहीं, मैं अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा, लेकिन मेरा ख्याल है कि शायद हाँ, शायद मैं गलत कह रहा हूँ, लेकिन मेरी एज के अंदर मेरा ख्याल है इतने एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है कि या आप शायद हाँ कर भी सकते हो आप बिल्कुल एक ही साइड पे जाइए और यहाँ से एग्जैक्टली 12 से 15 रेपिटेशन 15 रेपिटेशंस एक कर साइड पे लीजिए। की, फिर 15 रेपिटेशंस दूसरी साइड पे दूसरी साइड पे की। अगर आपको ऐसी लगे क्या कि मुसीबत आई हुई है कि हमने मतलब ट्रेनर काशिफ बनना है? नहीं, थोड़ा हम मैं बस अपने थोड़ा सा हमें अपनी छोटी सी दुनिया में काशिफ रहने दो। अच्छा, हमने ट्रेनर काशिफ नहीं बनना। बिल्कुल ठीक है। लेकिन मैं वो कोशिश भी नहीं कर रहा कि आपको वैसे बनाऊंगा। अगली एक्सरसाइज है हमारी कि हमने ऐसे खड़े होना है सीधे, ठीक है, अपना सांस बहाल करना है, पानी पीना है। अब ये इसमें थोड़ा सा बैलेंस इन्वॉल्व है और मैं चाहूँगा कि जिस चीज़ को आप सहारा ले, जिस चीज़ को पकड़ के उस पर आप स्ट्रेंथ कम इस्तेमाल करें, उसको हल्का सा पकड़े रखें, हल्की सी ग्रिप प्लेसमेंट के साथ, और आपने अपने लेग को ऑल द वे लिफ्ट करना है, जितना आप लिफ्ट कर सकते हैं। स्लो मोशन में बता रहा हूँ, वापस आएंगे और आपने टच करना है, ठीक है, ऑल द वे। और आप देखिए कि हमारे कूलों के डबल एंगल स्ट्रेन हो रहे हैं, बैक एंगल और फ्रंट एंगल। तो शुरू करते हैं। नाइस एंड कंट्रोल, टच किया। चाहें तो आप तेज़ भी कर सकते हैं, चाहें तो आप स्लो भी कर सकते हैं, अपनी सेहत और तबीयत के मुताबिक। फुल रेंज पे जाएंगे। अगर आप देखिए कि मैं किस तरीके से रेंज ऑफ मोशन बढ़ा रहा हूँ, अपना वक्त ले रहा हूँ, डीप डाउन जा सकते हैं। हाँ एग्जैक्टली, इन एक्सरसाइजेस में कोई जल्दी नहीं है कि जल्दी जी नहीं है। आपने 15 दफा स्ट्रेंथ करना की है। बात हो रही है ना, कार्डियोवैस्कुलरिटी की तो बात नहीं हो रही, शेप की बात नहीं हो रही। उसमें हाई रेपिटेशंस होते हैं, ज़्यादा दौरानिया होता है कसरत का, कम दौरानिया है, रेस्ट ज़्यादा है, तो आप स्ट्रेंथ पे काम करें। इसके बाद हमारी नेक्स्ट मूव है, हमने सीधे खड़े होना है, हमने बैक किया, साइड किया, फ्रंट किया। अब आपने गौर किया साथियों कि हमारे 3 एंगल्स जो हैं ऑलमोस्ट सारे रोटेशन में आ रहे हैं, कूलों के जो जोड़ हैं, ठीक है। 3 एंगल्स ऑल द वे, साइड, फुल रेंज के साथ, बैक, लेफ्ट, फ्रंट। लास्ट एक्सरसाइज है हमारी, क्विक करते हैं, फिर आई थिंक हमारे सेगमेंट का वक्त ख़त्म हो चुका है। हमने ये करना है और हमने हाई नहीं जाना है। याद है हमने फर्स्ट एक्सरसाइज की थी कर्टिसी लंज, जिस लेग के साथ लंच करेंगे उसी को ऊपर लेके आएंगे। देखिएगा, नोट कीजिएगा, बैक गए, पूरा ऊपर लेके आएंगे, टच करेंगे, नाइस एंड कंट्रोल। 15-20 रेपिटेशंस एक साइड पे, 15 से 20 रेपिटेशंस दूसरी साइड पे, 4 सेट्स। दरमियान में अपने साथ साथ पानी पीते रहना है। ये था एग्जैक्टली, थैंक यू वेरी मच गुरु काशिफ, बहुत बहुत Thank you very शुक्रिया। आज आपकी लेग्स के ऊपर काम करवाया, और ये वो दिन होता है जिस दिन मैं जिम से छुट्टी करता हूँ। हल्का फुल्का वर्कआउट था भी। नहीं, ये मैं टिप्स नहीं दे रहा आपको, किसी ने छुट्टी नहीं करनी, और एक्सरसाइज को अपनी रूटीन का, अपनी जिंदगी के की तर्ज का हिस्सा बनाना है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे काशिफ। हम चल के लेंगे एक छोटा सा ब्रेक से जब वापस आएंगे तो जरा राइजिंग पाकिस्तान में खेलेंगे फिल्मी मुस्तफा बिल्कुल तैयार हैं। और आज तो कोई मतलब ज़ेब्रा क्रॉसिंग होती है, ब्लैक वाइट ब्लैक वाइट ब्लैक वाइट।
आप सोचिए एक ज़ेब्रा क्रॉसिंग है जो है रेड वाइट रेड वाइट रेड वाइट। वाओ, कितनी खूबसूरत ज़ेब्रा क्रॉसिंग लगेगी ना अगर सड़क पे ऐसा पैटर्न हो। कुछ इसी तरह का आइडिया फिल्मी में होने वाला है। वो कैसे, ये है एक सरप्राइज जो हम अनफोल्ड करेंगे इस ब्रेक के बाद। और आज मुस्तफ़ा सबिया खानम जो पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम, एक ऐसा हवाला के जिनके बहुत से फैंस और फॉलोअर्स इस वक्त हमें देख रहे हैं। आप तैयार हो जाइए। आज मुस्तफ़ा सबिया खानम को ट्रिब्यूट देने जा रहे हैं। अभी मिलते हैं। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे राइजिंग पाकिस्तान के सेट्स पे। और आज वक्त है, आज दिन है कि हम ज़रा फिल्मी खेलें। और बहुत अच्छा लगता है कि हमारी जो आज की नौजवान नस्ल है वो हमारे जो वो सुपरस्टार्स जिन्होंने 60s में, 70s में, 80s में, 50s में रूल किया पाकिस्तानी सिनेमा को, उनमें इंटरेस्ट रखते हैं, उसके बारे में रिसर्च करते हैं, उन गानों को सुनना चाहते हैं, उन फिल्मों को देखना चाहते हैं। और इसी नस्ल के एक नुमाइंदा है मुस्तफ़ा जो इस वक्त मौजूद हैं हमारे साथ। जी हाँ। फिल्मी में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे बड़ी खुशी है कि आपने मुझे इस करंट जनरेशन का नुमाइंदा बनाया। तो हालांकि देखने में आप बिल्कुल भी करंट जनरेशन के नुमाइंदा नहीं लग रहे। फ्यूचर जनरेशन का नुमाइंदा लग रहा हाँ, आप लग रहे हैं कोई हूं। जनरेशन जी या कोई ऐसी कोई जनरेशन जी, फिर दोबारा ए जी ए जनरेशन। वेल, आज जो कहते हैं ना कि फिल्म के अंदर जो मोमेंट आता है टन टन टन, और वो जो एक एंट्री होती है मेगा स्टार, सुपरस्टार और लेजेंड की जो एंट्री होती है वो आज होने वाली है। मैं काफ़ी अरसे से यहाँ पर ट्रिब्यूट्स दे रहा हूँ। मैं नर्वस भी बहुत होता हूँ बिकॉज इतने बड़ी शख्सियात होती हैं, इतने बड़े नाम होते हैं और उनके बारे में हम तो क्या ट्रिब्यूट दे पाएंगे। बट आज जिनके बारे में आप ऑलरेडी जिक्र कर चुके हैं कि सबिया खानम जो हैं, उनका हम ट्रिब्यूट दे रहे हैं कुछ अरसे में, कुछ दिनों में, बल्कि उनकी बरसी भी है। तो हमने सोचा कि ये बहुत अच्छा मौका है कि हम उनको याद करें। वैसे तो इस तरह के आर्टिस्ट को हमें हर वक्त ही याद करते रहना चाहिए। Absolutely। और इस तरह के आर्टिस्ट का काम जो है मुस्तफ़ा वो ऐसा है कि उनको उनके एक गाने को देख लेना या उनके सीन के सीक्वेंस को एक्सपीरियंस कर लेना ही इतनी बड़ी लर्निंग होती है, खासतौर पे यंग अदाकारों के लिए, आर्टिस्ट्स के लिए, कि गाने को पिक्चराइज कैसे कराया जाए। एग्जैक्टली। और मुझे बड़ी खुशी है कि अब मुझे आइडिया क्लियरली नहीं है कि मेरा उनका स्टार एक है कि नहीं, मगर महीना हमारा पैदाइश का एक ही है। 16 अक्टूबर 1935 में इनकी पैदाइश है। तो मैं बड़ा खुश हो रहा हूँ कि यार ये देखिए अक्टूबर शेयर हो रहा है। तो ये बड़ी अच्छी बात लगी मुझे। मगर इंटरेस्टिंग बात ये कि उनको तो फर्स्ट लेडी ऑफ पाकिस्तानी सिनेमा कहा जाता था। बहुत से ऐसे उनको टाइटल्स दिए गए, नाम दिए गए, क्योंकि शी वॉज एक्चुअली सुपरस्टार बोनाफाइड। और उनकी परफॉर्मेंसेज, उनकी मूवीज़ के बारे में हम सब उतना नहीं जानते थे। और मैं चाहता हूँ कि आज मैं जितना कम स्पैन में बता सकूँ उनकी इन परफॉर्मेंस के बारे में। ओवर 125 फिल्म इन्होंने किया था तौसीफ भाई। ये जो करियर था, इसके जो पीक थी वो 1950 से 1960s के दौरान थी। ठीक है, संतोष कुमार जिनसे इनकी बाद में शादी भी हुई, उनके साथ सबसे ज़्यादा इन्होंने अपने करियर में फिल्में की, काम किए। और सबिया संतोष का एक ऐसा वो बिल्कुल एक जोड़ी थी ना, एग्जैक्टली पेयर था। और जो हमारे इंडियन पाकिस्तानी सिनेमा की ये खास बात है कि वो जो पेयर जब हिट हो जाता है तो फिर वो बस वो नाम ही जो कामयाबी की जमानत हो जाता है, वही चलने लग जाता है। Exactly। और माशाल्लाह से पेयर बहुत हिट हुआ, मगर उसके बाद भी अपनी पीक के बाद फिर इन्होंने इंटरेस्टिंग रोल्स भी किए। और एक और बात आई वुड लाइक टू पॉइंट आउट कि उस ज़माने में जिस तरह की फिल्म्स, जिस तरह का कंटेंट होता था, जितना मैं पढ़ता हूँ, अमेजिंग कंटेंट, अमेजिंग फिल्म्स एंड वेरी रिस्की कंटेंट, वेरी रिस्की फिल्म्स हैं मुझसे। मैं बताना चाहता हूँ कि प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस इनको मिली 1986 में। मतलब कि ऑब्वियसली काफ़ी हद तक इनका करियर जो है वो अपनी पीक को टच करने के बाद एक मेच्योरिटी भी रीच कर चुका था। 6 निगार अवार्ड्स इनको मिले। मैं मेंशन करना चाहूँगा उन फिल्मों के नाम, क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट फिल्में पाकिस्तानी इंडस्ट्री के अंदर भी इनकी बड़ी अहमियत है। तो जी, सबसे पहली फिल्म जो है वो तहज़ीब है 1971 में। ये बहुत बेहतरीन फिल्म थी, इसको निगार अवार्ड मिला। अयाज जो फिल्म है उसको 1960 में, ये 1960 में बनी हुई फिल्म है। 7 लाख 1957, कनीज़ 1965, देवर भाभी एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी, बड़ी मज़ेदार फिल्म। और मैं सोचा था कि आज की जनरेशन में ऐसी फिल्में क्यों नहीं बनती, 1967। और अंजुमन 1970। वेल, ये वो 6 फिल्में, मगर इसके अलावा इतनी ज़्यादा मेंशंस हैं, इतनी ज़्यादा फिल्में हैं जिन्होंने उस ज़माने की सोसाइटी को भी बहुत अच्छी तरीके से पॉजिटिवली इम्पैक्ट किया। और मुस्तफ़ा जो जिन 6 फिल्मों के आपने नाम लिए हैं, ये वाकई इनमें से जैसा देवर भाभी, ये
कुछ नाम ऐसे हैं, कुछ फिल्में कि इनके बगैर पाकिस्तानी सिनेमा की कहानी भी जी, मुकम्मल अधूरी। होती हमें नहीं नजर आती। हम ट्रिब्यूट दे रहे हैं आज सबिया खानम को और मुस्तफ़ा जो कि पाकिस्तानी ओल्ड सिनेमा पे आजकल रिसर्च कर रहे हैं और हमें उनके बारे में इंटरेस्टिंग चीज़ें लाके बता रहे हैं। लेकिन साथ साथ जो गाने आप लेके आए हैं उसकी तरफ भी पढ़ना है, एग्जैक्टली मैं मेंशन क्योंकि करूंगा सबिया खानम के जो फैंस हैं वो उनको इस वक्त देखना भी चाह रहे हैं। बिल्कुल जी। और ये हर किसी का ख्वाहिश होती है, हर सिंगर की ख्वाहिश होती है कि दुनिया जो है मेरे गीत गाए। तो मैडम नूर जहाँ के बहुत ही खूबसूरत गाना है, एक बहुत खूबसूरत गीत है और इसमें सबिया खानम की परफॉर्मेंस भी आप देखेंगे, गाएगी दुनिया गीत मेरे। और आज भी ये गाना हम बहुत सुनते हैं, हमेशा Exactly, सुनते हैं, मगर ये नहीं पता था कि कब का है। तो आज मुझे पता चल गया और मेरे ख्याल से बड़ी जनरेशन को आज पता चल गया होगा। मुस्तफ़ा के हुस्न और डिसेंसी एग्जैक्टली और परफॉर्मेंस का एक खूबसूरत हमें इम्तजाज नजर आता है बिल्कुल ना? जी, बिल्कुल। और मैं ये सोच रहा था कि एक्चुअली मैं ये काफ़ी अरसे से सोच रहा हूँ, सिंस आई स्टार्टेड रिसर्चिंग, कि ये जितने भी अदाकार थे इनके पास मार्जिन बहुत कम होता था, इनको ज़्यादा परफॉर्मेंस पे ही डिपेंड और रिलाई करना होता था। डायरेक्टर भी, क्योंकि आजकल तो कैमरा मूवमेंट्स हैं, अलग अलग तरह की इक्विपमेंट है, टेक्नोलॉजी, एडिट पे बहुत सी चीज़ों को कंट्रोल हैं, सेट्स हैं, बहुत कंट्रोल कर लिया जाता है। कलर्स, वार्डरोब्स पे अब कितना पैसा लगता है। एग्जैक्टली। मगर उस ज़माने में आप सिंप्लिसिटी की जो आपने बात की, आप परफॉर्मेंस में भी देखें कि इट्स जस्ट हर एक्सप्रेशंस, बॉडी मूवमेंट, उसी से ऑडियंस को 2-2, 2.5, 3-3 हज़ार की ऑडियंस सिनेमा में बैठी हुई है और लग कर देख रही है फिल्म। मेरे ख्याल से उन अदाकारों से हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए कि वो किस तरह स्क्रीन को होल्ड करते थे। एब्सोल्युटली। सबिया खानम के बारे में कोई और इन्फो है और उसके बाद हमने उनका एक और गाना दिखाना है। ओके जी, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि इवन दो कि वो जो मैंने 6 फिल्में जिक्र किया जिनको निगार अवार्ड मिला था, उसके अलावा एक और बड़ी इंटरेस्टिंग फिल्म है जिसने एक रिकॉर्ड बनाया जो कि मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, तो मैं इसको मेंशन किया। सस्सी एक फिल्म थी जो एक लव ट्रेजिक स्टोरी है सब कॉन्टिनेंट की, सस्सी पन्नो, उसके ऊपर बनी। 1954 की ये फिल्म है जी। और इसकी जो मज़ेदार बात है वो ये कि ये पाकिस्तान की पहली गोल्डन जुबली फिल्म है। आहा, जी हाँ, अच्छा, सस्सी पुन्नू पे बनने वाली फिल्म। ओके, सस्सी। इंटरेस्टिंग या इंटरेस्टिंग। अच्छा जी, एक अब और गाना है हमारे पास जो कि सबिया खानम पे जी पिक्चराइज हाँ, हुआ लट उलझी सुलझाजा बालम। और ये उनका बड़ा ही आइकॉनिक गाना, मैं ना लगाऊंगी हाथ रे। मुस्तफ़ा, ये जो गाना पिक्चराइज होते हुए मैं सोच रहा हूँ रीटेक्स कितनी हुई होंगी, क्योंकि वो पंखे की हवा से वो लट डायरेक्टर जहाँ चाह रहा है जी वो वहां से जब इधर उधर हो जाती होगी, नहीं जी दोबारा रीटेक, वो जो लट उलझी सुलझाया जा रहे वाले उसी के अंदर गेम है सारी। सारी गेम उसमें। और आप एक और चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग थी, जब क्लोज लग रहा था तो आपने देखा कि सबिया खानम जी थी, वो अपनी लट उलझी वाला एक्सप्रेशन जो आंखों से दे रही थी, आंखों से दे रही थी। एग्जैक्टली ये मैंने चीज़ नोटिस की और वाह। ये बड़ी बेहतरीन चीज़ है। जबरदस्त। ये मैं जो बात कर रहा था उसी को एम्फोसाइज करती है कि व्हाट ग्रेट परफॉर्मेंस, व्हाट ग्रेट परफॉर्मेंस। और हमें खुश होना चाहिए एज अ नेशन, एज अ सिनेमा को पसंद करने वाली और दिखाने वाली, देखने वाली नेशन के हमारे पास इतने बेनियाज, इतने खूबसूरत आर्टिस्ट और परफॉर्मेंस रह चुके हैं। एब्सोल्युटली। और इस सेगमेंट का मकसद भी साथियों ये है कि आप खासतौर पे हमारे जो टीनेजर्स और यंगस्टर्स इस वक्त हमें देख रहे हैं कि इन फिल्मों, इन गानों को जाके देखिए, उसकी परफॉर्मेंसेस देखिए। आज के सिनेमा का अपना लुत्फ है, लेकिन मुस्तफ़ा का मकसद भी यही था कि पुराने सिनेमा को भी देखा जाए, Exactly. उसको भी ट्रिब्यूट दिया जाए और उससे भी कुछ ना कुछ सीखा जाए। थैंक यू वेरी मच। Thank हैव अ you. ग्रेट डे। प्लेजर। बहुत खूबसूरत वो रेड और वाइट White. का जो एक ये मैं संभाल के रखूँगा। ये बहुत ही रेड और वाइट और साथ ये और ये कुछ बड़ा थैंक यू। ओके हो गया। ओके टेक ओके। थैंक यू वेरी मच। Thank जीते रहो। हम चल के लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद साथियों आपकी मुलाकात करवानी है, आपको मिलवाना है अपने बहुत ही प्यारे दोस्त से, अपने भाई से। इनका नाम है सनाउल्लाह अमान। और जैसा कि प्रोग्राम के आगाज़ में मैंने तफसीली तारुफ आपकी खिदमत पे पेश किया, कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी, फॉर्मर मेंबर इंजीनियरिंग एंड एनवायरनमेंट, लेकिन इसके अलावा इन्होंने इस्लामाबाद शहर की कल्चरल किरदार साजी के लिए कल्चर और म्यूज़िक और इवेंट्स और इसकी क्लिनलीनेस और इसकी ब्यूटिफिकेशन, इस हवाले से ज़िंदगी के 30-35 साल दिए। बहुत ही एक्टिव किस्म की पर्सनैलिटी। अब CDA में नहीं है तो अब ज़ाहिर है इनके पास वक्त है, तो हमने कहा आए ज़रा बैठें। आज हमने ऑफ कोर्स सना भाई के बारे में बात करनी है, लेकिन ज़रा जनरली इस्लामाबाद के बारे में बात करनी है, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल कैपिटल सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड। तो आज ज़रा इस्लामाबाद को ट्रिब्यूट देते हैं, अभी एक ब्रेक के बाद।